तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम बाय अजीत सिंह 1.0 पर। और यहाँ पर दोस्तों हम आज डिस्कस कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। जहाँ दोस्तों अभी हम पिछले कुछ वीडियोस से जो आप अभी देख रहे होंगे सो हमने बहुत सारे डिस्कशन किया है जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं। इसमें भी हमने पिछले वीडियो में गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में बात करती, उनके डेवलपमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करती, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गिफ्टेड चाइल्ड की। उसके बाद हम लोगों ने मेंटली रिटार्डेड बैकवर्ड चाइल्ड्स के बारे में बात करी। तो अगर आप इन सारे एक्सेप्शनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे चिल्ड्रंस के बारे में डिटेल में नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पिछले ये जो वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको चेक कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। सो आप वहाँ पर जाके चेक करिए। आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। तो दोस्तों अगर ये सारे कंटेंट आपको यूजफुल लगते हो तो एक लाइक तो जरूर कर दिया करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट आखिर है क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया था डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट में डिफरेंस। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि आपके पास वो बॉडी पार्ट तो है बट आप उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। डिसेबल का मतलब होता है कि आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये बड़ा डिफरेंस है, होपफुली आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सो हियरिंग इम्पेयरमेंट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी और एन इंडिविजुअल टू हियर साउंड adequately. This may be due to improper development, damage or disease to any part of the hearing mechanism. तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेशन को समझना। हियरिंग इम्पेयर्ड हम उस व्यक्ति को कहेंगे, या हियरिंग इम्पेयरमेंट हम तब कहते हैं, या हियरिंग इम्पेयरमेंट इज सिचुएशन इज विच समवन इज अनेबल टू हियर साउंड्स प्रॉपरली। अब ये जो इनेबिलिटी होती है, अनेबल होता है पर्सन किसी चीज़ को सुनने में या ठीक से नहीं सुन पाता, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर प्रेग्नेंट होती है और बच्ची का ग्रोथ हो रहा होता है, या फिर बर्थ के बाद में ग्रोथ हो रहा होता है, तो डेवलपमेंट के सीक्वेंस में, डेवलपमेंट की फेजेस में जो है बच्चे में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, किसी प्रकार का एक्सीडेंट, किसी प्रकार का ट्रॉमा, किसी प्रकार का बीमारी, कुछ भी कारण हो सकता है, या फिर कोई डैमेज या कोई डिजीज़ हो सकता है जो हमारे हियरिंग मैकेनिज्म यानी कि ईयर्स जो होते हैं, ईयर ड्रम्स जो होते हैं, ईयर फिल्टर्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों में अगर कोई भी मैकेनिज्म में कोई डिस्टर्बेंस, कोई डैमेज या कोई इन्फेक्शन या प्रॉपर अगर काम नहीं कर रहा तो पर्सन जिसके अंदर ये सारे डिसेबिलिटी देखने को मिलेंगे, डिजीज़ या डैमेज होगा, वो हियरिंग इम्पेयर्ड कहलाएगा। हियरिंग इज prerequisite for development of normal speech and language. A child learn to speak by hearing the speech of others in the family and surrounding. देखिए किसी के भी ग्रोथ की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, आप हम ह्यूमंस की नहीं बात करते हैं, बल्कि आप बात कर सकते हैं एवरी लिविंग बीइंग। आप एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं, आप ह्यूमंस की भी बात कर। जब तक हम साउंड्स को सुनते नहीं हैं, हम चीज़ों को सीखते नहीं। हम किसी चीज़ को इमिटेट करते हैं, किसी चीज़ की कॉपी करते हैं, किसी चीज़ को लर्न करते हैं, तब जब उस चीज़ को सुनते हैं और देखते हैं। तो लर्निंग के लिए, किसी नई चीज़ को सीखने के लिए हमें देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम सुन नहीं पाते तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग जो होती है वो इम्प्रॉपर होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन शुड बी एबल टू हियर थिंग्स प्रॉपरली टू ग्रो, टू डेवलप, टू लर्न न्यू थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस की। देखिए डिफरेंस इज एन इनविजिबल इम्पेयरमेंट। डिफरेंस जो एक सिचुएशन होती है ये इनविजिबल होती है। कीन ऑब्जर्वेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड और ए डीफ चाइल्ड। क्या होता है कि डीफनेस एट बर्थ और इन अर्ली चाइल्डहुड हैज अ डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि डिफनेस क्या होती है, एक इम्पेयरमेंट होती है जो कि दिखती नहीं, इनविजिबल है। अब देखिए अंधा है आदमी तो हम देख सकते हैं, बहरा है लेकिन हम देख नहीं सकते। अगर कोई सुन नहीं सकता तो जब तक वो आदमी प्रॉपरली डीफ की तरह बिहेव नहीं करेगा हम समझ नहीं सकते। ये इनविजिबल इम्पेयरमेंट है। और इस तरह के बच्चों की पहचान करना, इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाना इनिशियली टीचर्स के लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये भी जो है एक बहुत ही
क्रिटिकल टाइप का इम्पेयरमेंट है जो चाइल्ड के डेवलपमेंट को काफ़ी अफेक्ट करता है, एकेडमिकली भी, सोशली भी और पर्सनली भी। तो डीफनेस आपकी बर्थ के टाइम में हो सकती है या फिर अर्ली चाइल्डहुड के ग्रोथ के फेजेस के दौरान में हो सकती है, लेकिन जब भी होती है बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है उसको बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। अब दीज इफेक्ट्स वेरी एंड डिपेंड अपॉन द एज ऑफ समवन, नेचर एंड डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब देखिए बच्चे के डेवलपमेंट पे, बच्चे की ग्रोथ पे, बच्चे की पर्सनालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट किस लेवल की है, किस सीवियरिटी की है, किस एज ग्रुप के बच्चे के साथ हुई, कब हुई है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। अ चाइल्ड विथ हियरिंग हैंडीकैप इज गिवन ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ हियरिंग एड्स। तो आप हियरिंग एड्स वगैरह दे सकते हैं ऐसे बच्चों को। सेवरल ओरल टेक्निक्स आर यूज फॉर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एंड द करिकुलम इज सेम एज इट इज़ फॉर द नॉर्मल चाइल्ड। तो देखिए ऐसे बच्चों को ट्रेंड करते वक्त हम बात का ख्याल रख सकते हैं कि ऐसे बच्चों को हम कुछ इक्विपमेंट्स का, कुछ ऑडिटरी एड का, जिसकी वजह से वो ठीक से सुन पाए या कम से कम सुन पाए, बच्चों को कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज प्रॉपर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, यूज़ करना, इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग दे सकते हैं, बहुत सारे स्किल सिखा सकते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के, अगर प्रॉपरली बच्चा हियर नहीं कर पाता, हियरिंग इम्पेयर्ड है तो। अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है तो ऐसे बच्चों की लर्निंग को हम लोग रेगुलर स्कूल में कंडक्ट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, रेगुलरली जो हमारी स्टडीज़ होती है उसके साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो द चाइल्ड लर्निंग can be integrated in regular school and the most significant defect is in his or her pronunciation and difficulty in understanding of the abstract concept। तो देखिए इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा ऐसे बच्चों को सबसे बड़ी जो समस्या होती है, मेजर जो डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं, वो ये होता है कि ऐसे बच्चे जब चीज़ों को ठीक से सुनते नहीं हैं तो उसको ठीक से समझते नहीं हैं, और जब चीज़ों को ठीक से समझेंगे नहीं तो उसको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि लैंग्वेज सीखने में, लैंग्वेज का यूज़ करने में वो बहुत ही डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं जो बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहे होते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स देखेंगे हम लोग जो बच्चे या जो भी पर्सन हियरिंग इम्पेयर्ड होता है। तो सिम्टम्स देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हियरिंग लॉस मे इंक्लूड मे समटाइम हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इग्नोर पीपल हु आर टॉकिंग टू देम बट नॉट ऑल द टाइम। देखिए जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जैसे मैंने आपको, दे आर नॉट कम्प्लीटली डीफ, वो डीफ नहीं है, बहरा नहीं है। तो जब बच्चा बहरा नहीं है इसका मतलब सुनने की उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ऊंचा बोलने पर सुनता हो, बहुत धीमा सुनता हो, यानी कि उसको जब तक डिस्टर्ब ना किया जाए तब तक वो कंसंट्रेट नहीं करता आपकी वॉइस में। तो ऐसे बहुत सारे हियरिंग इम्पेयरमेंट के टाइप्स हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे यूजुअली क्या करते हैं कि अगर आप बहुत बार बात कर रहे होगे तो आपकी बात को सुन ही नहीं पाते, यानी कि वो सुन ही नहीं पाते, देख नहीं पाते, आपके ऊपर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। तो लेकिन ये हर बार नहीं होता है, मतलब आप 10 बार बात करोगे तो उसमें से कुछ केसेस ऐसे होंगे 1 या 2 बार जब वो आपकी बातों को सुन लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव अ डिफिकल्टी इन लिसनिंग टू यू। दूसरा, चिल्ड्रंस आर एबल टू टॉक एंड हियर वेल एट होम। देखिए अब जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं इनकी कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक भी आपको देखने को मिलेगी कि ऐसे बच्चे जो घर पर तो आराम से बात कर सकते हैं और दूसरे की बात सुन सकते हैं, लेकिन यही बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, बट नॉट इन स्कूल, बिकॉज माइल्ड और मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट में कॉज प्रॉब्लम ओनली इन मिडस्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस ऑफ द क्लासरूम। तो कुछ बच्चे जिनको कि एक आप बोल सकते हैं ना कि थोड़ी बहुत हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो घर में जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है जहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं होता, आराम से बातें सुन सकते हैं और वो दूसरों को अपनी बातें बोल सकते हैं, यानी कि सुनने में समझने में उनको कोई प्रॉब्लम। लेकिन स्कूल में जहाँ की एटमॉस्फेयर क्लासरूम का थोड़ा नॉइसी हो जाता है या ऐसा कोई नॉइसी प्लेस जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा आ रही है बैकग्राउंड में, इस केस में जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं जिनको कि ज़्यादा सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। मफलिंग ऑफ स्पीच एंड अदर साउंड। अब देखिए हियरिंग इम्पेयर्ड के मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते तो कई बार जो प्रॉपर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है उसको वो ठीक से नहीं सीख पाते। तो नेक्स्ट टाइम जब उसको ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना होता है या बोलना होता है
तो कई बार वो मफल करते, मतलब उनकी आवाज़ जो है आप बोलते हैं हकलाने लगते हैं या ठीक से उस साउंड को निकालते नहीं, जो वर्ड एग्जैक्टली जैसे प्रोनाउंस करना उसकी जगह वो कोई दूसरा साउंड भी प्रोनाउंस करते हैं। यानी क ख ग या ABCD जैसे वर्ड्स को अगर प्रोनाउंस करना है तो जो उनकी जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होती है शायद वो उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं। पॉइंटिंग हीज और हर आई ईयर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, ये बहुत ही कॉमन सा आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ऐसे बच्चों के साथ में। अगर आपको लगे कि आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जब आप पढ़ा रहे हो तो आपकी तरफ थोड़ा तिरछा होकर, टिल्ट होकर, इंक्लाइंड होकर कान आपके डायरेक्शन में रखकर सुनने की कोशिश करता है, बहुत ध्यान से सुनता है, कई बार आपको वो रिपीट करने को कहता है, तो ये सारे जो है सिम्टम्स हैं इस तरह के। काफ़ी आप जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सब आपको आइडेंटिफिकेशन है कि आप इन सारी साइंस को देखकर, इन सारे सिम्टम्स को देख के समझ सकते हैं कि शायद ये बच्चा जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट के इश्यूज से सफ़र कर रहा है, इसको ये प्रॉब्लम है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड स्पेशली अगेंस्ट द बैकग्राउंड नॉइस और इन अ क्राउडेड। मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे बच्चों को दिक्कत होती है अगर कि भीड़ भाड़ की जगह पे हों या फिर कोई क्राउडेड प्लेस में हो तो। दे हैव डिफ़िकल्टी या दे हैव ट्रबल हियरिंग कॉन्सोनेंट। देखिए AEIOU जो वावल्स होते हैं, इसके अलावा कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो होते हैं उनके उच्चारण जो इनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फ्रिक्वेंटली आस्किंग अदर टू स्पीक मोर स्लोली, क्लियरली एंड लाउडली। ज़्यादातर ये कई बार अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, इवन टीचर्स को बोलते हैं कि आप थोड़ा धीरे बोलिए, ही इज़ नॉट एबल, मतलब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ या मैं सुन नहीं पा रही हूँ। उनको बोलते हैं दूसरे स्पीकर को कि आप स्लो बोलिए, साफ बोलिए और लाउड बोलिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं आपके, जो भी एक हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होता है। नीड टू टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ टेलीविज़न, और ये टेलीविज़न, ऑडियो, मोबाइल, कुछ भी जो साउंड वाले डिवाइसेस होते हैं, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस होते हैं या सिर्फ ओनली ऑडियो डिवाइसेस, उसके वॉल्यूम को हाई करके सुनना पसंद करते हैं, या उनकी यूजुअली आप नॉर्मल जैसा सुनते हैं उससे ये आवाज़ को तेज करने के लिए कहते हैं। विथड्रॉल फ्रॉम कन्वर्जेशन। देखिए कन्वर्जेशन आपका जो होता है, कन्वर्जेशन आप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्योंकि इनको चीज़ें ठीक से सुनाई नहीं देती, कई बार चीज़ों को समझ नहीं पाते सुनने की इनएबिलिटी की वजह से, तो ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते, कटे कटे से रहते। कई बार बातचीत करते करते ये बातचीत बीच में ही छोड़ कर कहीं इधर उधर का बहाना करके चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अवॉइडेंस ऑफ सम सोशल सेटिंग। अब देखिए जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया कि अवॉइड करते हैं कॉन्वर्जेशंस को, बातचीत को, कम्युनिकेशन प्रोसेस को, तो इनके अंदर जो सोशल बिहेवियर होता है वो भी कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है। जो सोशल गैदरिंग, सोशल वर्क होता है या सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, फैमिली वर्क होता है, इसमें ये कम से कम पार्टिसिपेट करते हैं और धीरे धीरे दे बिकम इंट्रोवर्ट, दे बिकम शाई, दे हेजिटेट टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द सोशल और कम्युनिटी वर्क। अच्छा, एज ए रिसोर्स टीचर अब इनके डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप टीचर्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप टीचर को गाइड कर सकते हैं, आप टीचर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर प्रॉपरली जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं ऐसे बच्चों के लिए आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट हियरिंग लॉसेस या कॉजेस ऑफ जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट में बिसाइड ऑर्गेनिक कॉजेज हियरिंग लॉस इज एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ साउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू कोलेचा और टू द ऑडिटरी नर्व ड्यू टू जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो कॉजेस ऑफ हियरिंग लॉस, देखिए हियरिंग लॉस के जो कॉजेस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके नेचुरली जो न्यूरोलॉजिकल मेल फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं, जो कि ट्रांसमिशन होता है जो साउंड का हमारे ईयर में, माने हमारे कान में जो इको होता है, जो इको सिस्टम में जो ड्रम्स है उसमें जो प्रॉपर तरीके से जो साउंड जाने का प्रॉपर मैकेनिज्म होता है उसमें जो मेल फंक्शन होता है, प्रॉपरली काम नहीं करता, इसकी वजह से भी कई बार जो है हियरिंग लॉस होती रहती है। आगे देखेंगे यहाँ पर हियरिंग लॉस कई बार जेनेटिक कॉजेज से भी होती है। जी हाँ दोस्तों, हियरिंग लॉस ड्यू टू जेनेटिक कॉजेज। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन बी ड्यू टू डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन ट्रांसमिशन। अब देखिए डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन क्या होते हैं इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो कई बार प्रेजेंस अगर डोमिनेंट जीन्स की और रिसेसिव जीन्स की हो तो भी बच्चे के अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को आपको मिलता है। मैटरनल डिजीज, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान माता के पिता से, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर
यहाँ पे देखते हैं, if at the time of pregnancy women suffers from disease like rubella, mumps, diabetes, liver diseases, influenza or any other type of the diseases that may affect the infant hearing capacity, तो ये सब चीज़ें क्या कर सकती हैं, बच्चे के हियरिंग कैपेसिटी को कम कर सकती है, या फिर कोई एक्सीडेंट या इस तरह की चीज़ें भी जो है कर सकती है। ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स लाइक क्विनीन, LSD एंड other such psychoactive drugs, also malnutrition, brain fever, brain tumor may adversely affect the child hearing capacity। तो ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग बर्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, forceps delivery, premature birth, use of anesthetic agents in delivery causes hearing problem। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस हो सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला हो ब्रेन को प्रॉपरली, या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, प्रीमेच्योर बर्थ हुआ हो, ज़्यादा एनेस्थीसिया यूज़ कर लिया गया, इस तरह बहुत सारे केमिकल्स के प्रेजेंस की वजह से भी जो है कई बार जो है, या फिर लैक ऑफ कुछ केमिकल्स की वजह से, जैसे कि ऑक्सीजन है आपका, इस तरह की चीज़ें, प्रीमेच्योर बर्थ, ये भी कई बार जो है आपकी हेयरिंग लॉस में बहुत ही बड़े रिस्पॉन्सिबल एजेंट के रूप में काम करते हैं। पोस्ट बर्थ ईयर डिस्चार्ज इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हियरिंग लॉस। अदर, देखिए कानों में कई बार इन्फेक्शन और उसमें से कई बार पस या इस तरह की चीज़ों का डिस्चार्ज होता है, तो पोस्ट बर्थ भी आप देख सकते हो कि ईयर डिस्चार्ज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हियरिंग लॉस। अदर कॉजेस में भी माफ करिएगा, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, टाइफाइड इन्फेक्शन इन नेसल कैविटीज, मेंजिनाइटिस एंड whooping कफ। तो इसमें से कुछ भी अगर बीमारी होना हो तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है उसको दूर कर सकती है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे बच्चों को हम लोग जो है रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, रेमेडियल ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो ये काम हम इनके साथ कर सकते हैं।